Hello everyone, welcome to Comology. Today we are going to cover from Article 20 to Article 27 of Part 3 of our Constitution which consists with fundamental rights. ओके तो सबसे पहले हम लोग अपना आर्टिकल 20 यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि आर्टिकल 20 के अंदर आखिरकार क्या कहा गया है। तो देखिए आर्टिकल 20 जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन फॉर व्हाट, कन्विक्शन ऑफ एनी ऑफेंस। ठीक है जी, आपने अगर कोई भी ऑफेंस करा है, कोई भी किसी भी तरह का कोई क्रिमिनल एक्ट किया है या सिविल एक्ट किया है जो ऑफेंसिव है, तो उस सिचुएशन में आपको कौन कौन सी प्रोटेक्शन दी जाएगी। पहली जो प्रोटेक्शन दी जाएगी यहाँ पे वो आपको एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के अकॉर्डिंग दी जाएगी। कहने का मतलब ये है कि इसका इसके इसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि अगर किसी पर्सन ने आज के हिसाब मतलब कोई क्राइम किया है, ठीक है, जैसे सपोज कि किसी पर्सन ने रॉबरी करी है, तो अगर रॉबरी करी है तो आज के हिसाब से अगर उसके लिए 3 इयर्स की इम्प्रिजमेंट है तो उसे आज के हिसाब से ही 3 इयर्स की इम्प्रिजमेंट की सजा दी जाएगी, ना कि इन फ्यूचर इन फ्यूचर में होने वाले कोई भी इन फ्यूचर में कोई लॉ आने वाला है उसको लेके यहाँ पे सजा दी जाएगी, या फिर पास्ट में कोई रॉबरी का लॉ रहा हो उसके हिसाब से सजा दी जाएगी। कहने का मतलब ये है जो प्रेजेंट का लॉ है सिर्फ और सिर्फ उसके हिसाब से ही यहाँ पे सजा जो है वो मिलेगी। दूसरी चीज क्या है यहाँ पे, जो हमारा यहाँ पे सेकंड क्लॉज है वो क्या कहता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। इसका मतलब क्या है कि एक ही पर्सन को 2 बार सजा नहीं दी जा सकती एक ही क्राइम के लिए। अगर उसने एक क्राइम किया है, यानी कि अगर उसने रॉबरी करी है तो रॉबरी की उसे सिर्फ एक ही बार सजा दी जाएगी। जो भी कानून में होगा 3 इयर्स 5 इयर्स जो भी लॉ में लिखा होगा उसके हिसाब से उतनी ही उसको सजा दी जाएगी। उससे ज्यादा सजा उससे मतलब उस सजा को बढ़ाया नहीं जा सकता। कहने का मतलब ये है 2 बार नहीं दी जा सकती, एक ही क्राइम की 2 बार सजा नहीं दी जा सकती है। बढ़ाया जा सकता है बट 2 बार नहीं, वो भी बढ़ाया उतना ही जा सकता है जितना एक्सटेंशन लिखा हुआ है लॉ के अंदर, उससे ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता, और 2 बार नहीं दी जा सकती है एक ही क्राइम की सजा। ओके, अब इसके अंदर हम लोग थर्ड जो पॉइंट है वो समझते हैं कि वो क्या है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो है ये दोनों की दोनों चीजें जो है वो कोर्ट में होती हैं। ठीक है, कोर्ट में आप इन सारी चीजों को अवेल करते हो। ठीक है, यहाँ पे जो प्रोटेक्शन है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ये भी आपका कोर्ट में ही आपका एनफोर्स किया जाता है एक तरह से। उसके बाद डबल जियोपार्डी भी कोर्ट ही आपको एनफोर्स करेगा। ठीक है, मतलब आपको कोई भी जजमेंट वगैरह देगा तो उस टाइम पे कोर्ट ही यहाँ पे वो उसके अंदर ये चीज का ख्याल रखेगा। बट प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन ये जो है ये आप कहीं पे भी किसी भी लेवल पे कर सकते हो। यानी कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपकी कंप्लेंट लिखता है तो उस सिचुएशन में भी आप इसकी प्रोटेक्शन पा सकते हो। कंप्लेंट लिखने के बाद अगर आपका केस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाता है या कहीं पे भी आपका जो भी आपके आपके आपका जो कोर्ट है, लोकल जो कोर्ट है उसके अंदर जो भी जाता है, तो वहां पे भी आप इस चीज का प्रोटेक्शन पाओगे। तो ये हर जगह वैलिड है, ये जो है ये हर जगह वैलिड है। तो इसका जानना, इसीलिए इस पॉइंट का जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है ये पॉइंट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसका मतलब क्या है कि कोई भी इंसान, ठीक है, नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस shall be compelled to be witness against himself। यानी कि कहने का मतलब ये है अगर कोई पुलिस है या फिर कोई पुलिस ऑफिसर है या फिर कोई और ऑफिसर है, सीबीआई ऑफिसर है या कोई भी, ठीक है, अगर वो किसी भी इंसान का जिसके ऊपर एलिगेशन लगा हुआ है कि उसने ये कोई भी ऑफेंस किया है, कोई भी ऑफेंस किया है, तो उस सिचुएशन में उससे जबरन बयान नहीं लिया जा सकता। और अगर जबरन बयान लिया जाएगा तो वो वैलिड नहीं होगा, उसको कोर्ट जो है वो वहीं पे इनवैलिड मान लेता है कि ये जबरन बयान है। फ्री कंसेंट से है तब भी अगर उसके उसके अगेंस्ट में, अगर उसी पर्सन ने अपने ही अगेंस्ट में बयान दिया है, तो भी यहाँ पे उसके बेसिस पे कोई भी जजमेंट जो है या फिर उसके बेसिस पे किसी भी तरह का कोई ऑर्डर नहीं दिया जाता। ओके, तो ये चीज आपको, आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। यानी कि ये मैटर नहीं करता बिल्कुल भी कि अगर उस पर्सन ने अपने ही खिलाफ कोई बयान दे दिया है
किसी प्रेशर में आके या किसी भी तरह से अगर उसने ऐसा किया है, क्योंकि कोई भी इंसान अपने खिलाफ तो बयान जब ही देगा जब प्रेशर आएगा, और प्रेशर में अगर वो बयान दे रहा है तो उस सिचुएशन में कोर्ट जो है उस चीज को मानता ही नहीं है। ओके, तो आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी आई होप। अब हम लोग अपने नेक्स्ट जो आर्टिकल है उसके ऊपर चलते हैं, आर्टिकल नंबर 21। क्या कहता है आर्टिकल नंबर 21? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। देखिए इसमें एक बढ़िया सा ये स्लोगन मैंने यहाँ पे डाल रखा है। क्या लिखा है? लाइफ इज अ राइट नॉट ए ड्यूटी। लाइफ जो है वो आपका अधिकार है, जिंदगी आपका अधिकार है, ना कि आपका कर्तव्य है। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे ये इसी चीज को, ये जो आर्टिकल है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ अपने हिसाब से यहाँ पे जी सकते हैं, आपको पूरी तरह से आजादी है, ठीक है। पर इन सम केसेस आपकी जो आजादी है वो छीनी जा सकती है, जैसे कि आपने इस सोसाइटी को नुकसान पहुंचाया हो, क्या कोई ऐसा एक्ट करके, जैसे क्रिमिनल एक्ट किया गया हो, या फिर आपके आपके थ्रू किसी भी तरह का कोई ऐसा ऐसा एक्ट किया गया हो जो पनिशेबल हो, तो उस सिचुएशन में जो लॉ है वो आपसे ये राइट जो है लिबर्टी का वो छीन लेगा, और आपको पता है इम्प्रिजमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये आई होप आपको ये वाला जो आर्टिकल है ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं आर्टिकल 21A। देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये जो आर्टिकल है ये इंसर्ट किया गया था अमेंडमेंट से, क्योंकि जब भी ए बी ऐसा कुछ भी लिखा हो, जैसे हम लोग 51B है आर्टिकल, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर क्या क्या रखा, जिसके अंदर हमें कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी दे रखी हैं, ठीक है। तो कुछ ड्यूटीज होती हैं हर एक इंसान की, ये एड ऑन करी गई थी। तो कब एड ऑन करी गई थी? 1976 में एड ऑन लगभग करी गई थी ये, जब मैडम इंदिरा गांधी का टाइम हुआ करता था, उस टाइम पे ये ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करी गई थी। तो इसी तरीके से ये राइट भी जो है 1978 के अंदर ऐड किया गया था, ऑलमोस्ट शायद मेरे हिसाब से 1978 ही था। तो वहां पे ये राइट ऐड किया गया था। क्या था ये राइट? ये राइट था राइट टू एजुकेशन, यानी कि हर एक बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करी जाएगी 6 से 14 ईयर्स के बिटवीन। जो भी 6 ईयर से 14 ईयर्स के बिटवीन बच्चे हैं उन सब का फंडामेंटल राइट है ये कि उन्हें एजुकेशन मिले। और इसे कौन प्रोवाइड करेगा? स्टेट प्रोवाइड करेगा। और स्टेट जो है वो इसके रिगार्डिंग कोई भी लॉ बना सकता है या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन बना सकता है। ये स्टेट स्टेट के ऊपर छोड़ा गया है। ओके, तो हम लोगों को यहाँ पे आर्टिकल 21 जो है हमने ये भी क्लियर कर लिया। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 22। देखिए आर्टिकल 22 क्या कहता है? आर्टिकल 22 जो है वो हमारा इलीगल अरेस्ट के बारे में कहता है। इलीगल अरेस्ट। ओके, इलीगल अरेस्ट का मतलब क्या है? देखिए मान लीजिए कि किसी भी पर्सन को पहले तो ऐसे ही अरेस्ट किया नहीं जाएगा। अगर वो अरेस्ट ऐसे ही किया जाता है या डिटेन किया जाता है तो उसको सबसे पहले तो बताना पड़ेगा कि आखिरकार उसको क्यों डिटेन किया गया। और दूसरी चीज उसे ये भी अगर आपने उसको ये बता दिया कि हाँ जी आपने किस लिए अरेस्ट किया, यानी जो भी हमारे ऑफिसर होगा उसने आखिर क्यों उस पर्सन को डिटेन किया है या अरेस्ट किया है, उसके बाद उसका राइट है ये कि वो कंसल्ट कर सकता है अपने लीगल प्रैक्टिशनर से, ठीक है। किस लिए? डिफेंड करने के लिए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए। तो इसका जो पर्सन है जिसको भी डिटेन किया गया है, जिसको भी अरेस्ट किया गया है, तो इसका उसका ये फंडामेंटल राइट है। ओके, अब हम लोग अपने सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। जो सेकंड क्लॉज है वो क्या कहता है? देखिए जो भी पर्सन है जिसको भी अरेस्ट किया गया है उसको 24 आवर्स के अंदर, जो 24 आवर्स की टाइम लिमिट है उसके अंदर आपको मजिस्ट्रेट के आगे उसे पेश करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन का टाइम होता है, ट्रांसपोर्टेशन का जो टाइम होता है उसको एक्सक्लूड करके ये चीज होगी, उसको एक्सक्लूड कर देना है। कहने का मतलब ये है कि आने जाने का जो टाइम होगा उसको छोड़ के आपके 24 आवर्स गिने जाएंगे। उस 24 आवर्स के अंदर जो भी ऑफिसर जिस भी पर्सन को उसने अरेस्ट किया होगा या फिर डिटेन किया होगा उसे जो मजिस्ट्रेट है उनके उनके सामने पेश करना पड़ेगा। अच्छा, अब इसमें जो थर्ड पॉइंट है, जो थर्ड क्लॉज है वो एग्जम्पशन है। किसका? फर्स्ट और सेकंड क्लॉज का। क्या एग्जम्पशन है? अगर कोई एनिमी कैरेक्टर है
यानी किसी भी पर्सन का, यानी कि कोई फॉरेनर है, अगर हमें ऐसा लगता है, या स्टेट को, हमें किसे, स्टेट को, हमें नहीं, ठीक है, स्टेट को ऐसा लगता है, यानी गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि इस पर्सन, ये जो पर्सन है ना, उसमें वो किसी और कंट्री को हेल्प कर रहा है, ठीक है, और एनिमी है हमारे लिए एक तरह से, ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम ये जो राइट हैं ये उनसे छीन सकते हैं, स्टेट जो है वो छीन सकता है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो है वो क्या कहता है, देखिए, अरेस्ट और डिटेन अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या होता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है कि बेसिकली अगर मान लीजिए, जैसे हम लोगों ने अभी कुछ टाइम पहले देखा था कि बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो उसमें से मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है जो इस प्रोटेस्ट के अंदर कुछ ऐसी स्पीचेस दे देता है जिससे खतरा हो जाता है सोसाइटी की हार्मनी को। सोसाइटी की हार्मनी जो है वो बिगड़ सकती है, लोग जो है वो वॉयलेंट हो सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। तो उस सिचुएशन में आप प्रिवेंटिव डिटेंशन कर सकते हैं, ठीक है, आप उस पर्सन को डिटेन कर सकते हैं, लेकिन वो जो डिटेंशन है वो किसी भी तरह से 3 मंथ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर ऐसी है तो प्रायर अप्रूवल लगेगा कमेटी का, जो कमेटी कंस्टिट्यूट करी जाती है हाई कोर्ट के जज और भी बहुत सारे लोग होते हैं उनके द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 मंथ्स के अंदर तो आपको उस पर्सन से भी कंसल्ट वगैरह और सारा कुछ करना पड़ेगा, उसे भी मजिस्ट्रेट के पास पेश करना ही करना पड़ेगा। 3 मंथ्स की यहाँ पे आपको टाइम लिमिट मिल जाती है स्टेट को। ओके, अब हम लोग अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, आर्टिकल नंबर 23। क्या कहता है ये आर्टिकल? ये आर्टिकल प्रोहिबिशन, प्रोहिबिटरी आर्टिकल है। प्रोहिबिटरी का मतलब ये आपको पूरी तरह से रोकता है। किसको रोकता है? उन लोगों को जो ट्रैफिक करते हैं ह्यूमन बींग्स को। ह्यूमन ह्यूमन बींग्स का ट्रैफिकिंग, ट्रैफिकिंग वगैरह में है या फिर फोर्स लेबर में है, जबरदस्ती काम करवाते हैं, ठीक है, बैगरिंग बैगरिंग करवाते हैं, या फिर कोई एक पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन को बेच देता है, ठीक है, बेच देना, सेल कर देना, ठीक है, एक पर्सन को दूसरे पर्सन को सेल कर देना, ऐसा जो भी मैटर होता है उसे हम लोग ट्रैफिकिंग का नाम देते हैं। ट्रैफिकिंग जो है वो पूरी तरह से हमारे इंडिया में बैन है, और उसको जो बैन करने के लिए जो यहाँ पे जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वो आर्टिकल नंबर 23 प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये एक तरह से स्लेवरी को भी हटाता है ये आर्टिकल। अच्छा, इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो आर्टिकल है उसके बारे में हम लोग समझते हैं, आर्टिकल नंबर 24। देखिए, आर्टिकल 24 जो है वो क्या कहता है? प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। ओके, देखिए, फैक्ट्रीज के अंदर बहुत सारे बच्चे जो हैं वो काम करते हैं, ठीक है, तो उनकी एक एज लिमिट तय करी गई है। कितनी? 14 ईयर्स, ठीक है। 14 ईयर्स से नीचे कोई भी बच्चा एम्प्लॉयड नहीं होगा किसी भी फैक्ट्री में या किसी भी माइंस में, ठीक है, और किसी भी हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट के अंदर कोई भी जो बच्चा है वो एम्प्लॉयबल हो ही नहीं सकता। उसको प्रोटेक्शन मिली हुई है आर्टिकल नंबर 24 से। ओके, तो आर्टिकल 24 क्या कहता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किनको? जो आपके 14 ईयर से कम के बच्चे हैं उनको किसी भी तरह की ऐसी फैक्ट्रीज और माइंस में काम करने से, ठीक है, तो ये इलीगल हो जाता है वहीं पे, बिल्कुल ही आप लगा लीजिए पूरी तरह से इलीगल है ये। ओके, और यहाँ पे प्रोहिबिशन है, इसका मतलब पनिशेबल भी है। ध्यान रखिए, जहाँ पे भी प्रोहिबिशन वर्ड आपको दिख जाए इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं लॉ में जो दूसरे इनके एक्ट होंगे, या जो जैसे इसका चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेटरी एक्ट 1986 बनाया गया है, तो उसके अंदर जो है वो इन लोगों को जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दी गई है, और वहां पे ये वहां पे ये सारी चीजें डाली गई हैं, या आईपीसी में ये सारी चीजें डाली गई हैं कि आखिर अगर कोई पर्सन इसमें इन्वॉल्व होता है तो उसको क्या सजाएं मिलेंगी। ओके, तो हम लोग अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो रिलीजन के ऊपर है, आर्टिकल 25। आर्टिकल नंबर 25 जो है वो क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ कॉन्साइज एंड फ्री प्रोफेशन, फ्री फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। ओके, देखिए क्या कहता है, कहने का मतलब ये है हमारे इंडिया में कोई भी इंसान फ्रीली 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 जो है वो किसी भी रिलीजन को मान सकता है, प्रोफेस कर सकता है,
ठीक है, यानी एक तरह से आप मानने को ही कहते हैं। प्रैक्टिस का मतलब एक तरह से वो उस रिलीजन को फॉलो कर सकता है, प्रोपोगेट कर सकता है। प्रोपोगेट का मतलब स्प्रेड, अवेयरनेस फैला सकता है इसके इसके ऊपर, कि अवेयरनेस और स्प्रेड जिसे हम लोग कहते हैं ना, स्प्रेडिंग, स्प्रेड करना अपने रिलीजन को, तो स्प्रेडिंग भी कर सकता है वो। ठीक है, बट सब्जेक्ट टू किसी लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे खतरे में नहीं आना चाहिए, मोरालिटी खतरे में नहीं आनी चाहिए, और हेल्थ का इशू नहीं आना चाहिए आपको स्प्रेड करते वक्त। नहीं तो अगर ऐसा को इनमें से कोई भी चीज अगर अफेक्ट होती है, तो उस सिचुएशन में ये जो फ्रीडम है ये आपसे छीनी जा सकती है। ओके, तो यहाँ पे आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। हम लोग जो है इसके बाद नेक्स्ट अपने आर्टिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा जो है वो क्या कहता है, जरा इसके बारे में हम लोग समझते हैं। आर्टिकल नंबर 26। देखिए आर्टिकल 26 क्या कहता है, फ्री टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। ओके, इसका मतलब क्या कि आप यहाँ पे वही वाली बात, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या दी गई है, देखिए सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। इन तीनों चीजों को छोड़ के, ठीक है, इन तीनों चीजों को अगर नुकसान नहीं होता, तो आप फ्रीली स्टैब्लिश कर सकते हैं कोई भी इंस्टीट्यूशन या रिलीजियस चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह। ठीक है, अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, मैनेज करने के लिए। ओके, यहाँ पे मैनेजमेंट के लिए सारी चीजें दी गई हैं कि हाँ आप किस तरह से मैनेज करेंगे अपने रिलीजियस, जो भी आपके रिलीजियस का काम वगैरह है उन सबको। ओके, लेकिन उसमें किसी भी तरह से इन चीजों को नुकसान नहीं होना चाहिए, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। ओके, दूसरी चीज इसके अंदर जो सेकंड पॉइंट है, जो सेकंड क्लॉज बी क्लॉज है, वो क्या कहता है, टू मैनेज इट्स ऑन अफेयर्स इन मैटर ऑफ रिलीजन। ठीक है, हर इंसान अपने अपने जो भी रिलीजन है उसके, उसमें जो भी उसके काम वाम है, या फिर जो भी जिस तरह से भी वो पूजा पाठ करता है, उन सबको यहाँ पे वो मैनेज कर सकता है, किस तरीके से उसे करना है, कैसे क्या करना है। ठीक है, जैसे हम लोग जो है वो मॉर्निंग में मंदिर जाते हैं, शाम को मंदिर जाते हैं। ठीक है, या कोई पर्टिकुलर डे को जाते हैं, ट्यूसडे को जाते हैं, तो ये सारी जो मैनेजमेंट हो रही है। ठीक है, या फिर आप मुस्लिम्स में देखिए, तो मुस्लिम्स में क्या है कि फ्राइडे को वो लोग जाते हैं अपने मॉस्क्यू वगैरह में। तो उस ये जो सारी चीजें हैं वो फ्री मैनेज के लिए यहाँ पे जो आर्टिकल है ये आपको राइट प्रोवाइड करता है। ओके, तीसरी यहाँ पे जो है, थर्ड जो यहाँ पे चीज है वो क्या कहती है, टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल प्रॉपर्टी। ओके, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आप टेम्पल बनाने के लिए, मॉस्क्यू बनाने के लिए, इमूवेबल मूवेबल जो भी प्रॉपर्टी आपको लगती है वो आप यहाँ पे फ्रीली एक्वायर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमारी जो है नेक्स्ट थिंग क्या कहती है, जरा इसके बारे में समझते हैं। देखिए ये क्या कहती है, डी, जो हमारा डी पार्ट है वो क्या कहता है, जरा इसको समझते हैं। टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद लॉ। आप एडमिनिस्टर कर सकते हो, यानी कि उसका रख रखाव और उसकी देखभाल, या फिर उसको चला सकते हो आप ऐसी प्रॉपर्टी को, जैसे टेम्पल हो गए या मॉस्क्यू हो गए, ऐसी ऐसे ऐसी जो मतलब जगह होती हैं, इनको आप चला सकते हो, फ्रीली एडमिनिस्टर कर सकते हो, बट लॉ के मद्देनजर रखते हुए। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर खतरे में नहीं आना चाहिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, अब हम लोग इसके बाद रुक करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में, आर्टिकल नंबर 27, जो आज का आखिरी आर्टिकल है। क्या कहता है ये आर्टिकल, देखिए आर्टिकल 27 जो है वो ये कहता है कि फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। ओके, इसका मतलब क्या है, देखिए आपने कभी हिस्ट्री पढ़ी हो तो उसके अंदर आप देखोगे कि जजिया नाम का एक टैक्स लगा करता है। ठीक है, जिसको लगाया था मोहम्मद बिन कासिम, अगर मेरे को शायद जो ढंग से याद है, मेरे हिसाब से फर्स्ट जो पर्सन था जिसने जजिया लगाया था वो मोहम्मद बिन कासिम था। 1100 एडी के समवेयर उसने ये जो टैक्स है पहली बार इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या करता था, अगर कोई भी पर्सन, ठीक है, जैसे अगर कोई हिंदू हिंदू पर्सन है, ठीक है, मुस्लिम को छोड़ के, ठीक है, कोई भी पर्सन अगर अपने किसी भी टेम्पल में जाता है, या फिर कोई अपने ऐसे धार्मिक स्थलों पे जाता है, तो उसे जो है वो जजिया, यानी कि एक एक तरह का टैक्स जो हुआ करता था, वो यहाँ पे पे करना पड़ता था। ठीक है, तो कोई भी पर्सन ऐसा जो है जिसे पूजा पाठ करने जाना हो, अपने धार्मिक स्थलों पे जाना हो, तो उसे जो है यहाँ पे एक्सक्लूड कर रखा था
इस्लाम को, क्योंकि इस्लामिक उस टाइम पे हमारे यहाँ पे रूलर्स थे सारे के सारे। तो बाकी लोगों को जो है यहाँ पे टैक्स देना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे इसी चीज को हमारे फाउंडिंग फादर्स ने देखा कि ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है, ये चीज तो गलत सही है नहीं पूरी, बिल्कुल भी। तो उन्होंने यहाँ पे पूरी तरह से राइट दे दिया कि नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस। ठीक है, वो अपने मतलब कोई भी ऐसा किसी भी पर्सन को कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। द प्रोसीड्स ऑफ विच आर स्पेसिफिकली अप्रोप्रिएटेड इन पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। जो भी आप खर्चे वर्चे कर रहे हो अपने धार्मिक स्थल पे जाने आने के लिए, या फिर उसको वहां पे पूजा पाठ करने के लिए, ठीक है, प्रमोशन मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डेनोमिनेशन, इनमें से कोई भी ऐसा काम आप कर रहे हो तो आपको जो है यहाँ पे टैक्स देना देना नहीं पड़ेगा। ओके, तो ये चीज आपको, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। ओके, तो हम लोग जो है आज का जो सेशन है वो यहीं पे खत्म करते हैं। इसके बाद जो अगला जो सेशन आएगा उसके अंदर हम लोग जो है कवर करेंगे 28 से हमारे 32 तक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो है अगली वाली वीडियो हमारी रहेगी, क्योंकि इसके अंदर जो है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आ रहा है, आर्टिकल नंबर 32। वैसे तो ये आर्टिकल जो है वो अपनी पूरी एक सेपरेट वीडियो रखता है, पर मैं देखूंगा कि शायद मैं कवर करूं इसको एक एक ही में ही। ठीक है, अगर आपको इसकी सेपरेट वीडियो चाहिए होगी तो आप एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ओके, तो thank you for watching this video. If you like this video and found something informative, then like, subscribe and share with your loved ones. Okay.